हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। देखिए, अभी हम एम लक्ष्मीकांत की वीडियो डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि एम लक्ष्मीकांत की बुक कंप्लीट कर रहे हैं। अभी हमारा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्टी चल रहा है, जिसमें हम चैप्टर 53 नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा लेक्चर चैप्टर जो ये खत्म हो जाएगा, जिसमें आज हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से और भी ज्यादा हम इफेक्टिवली तरीके से फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का, और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि आज आपका इसमें चैप्टर 54 भी कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपका चैप्टर 54 है एम लक्ष्मीकांत के अंदर, यहाँ पे जैसे हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में डिस्कस करें, सिमिलर उसी तरीके से आपको स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का देखने को मिलेगा। मोस्टली चीज हर चीज सेम रहता है, बस आपको क्या है, जहाँ पे प्रेसिडेंट का देखने को मिलेगा, प्रेसिडेंट का रोल, वहां पे आपको किसका रोल देखने को मिलेगा, स्टेट लेवल पे गवर्नर का रोल आपको देखने को मिल जाएगा। तो थोड़ी मोड़ी से जो चेंजेस है वही देखेंगे, बाकी फंक्शन क्या है, चैलेंजेस क्या, हर चीज सेम हो जाता। तो यानी कि आज हमारा चैप्टर 54 भी आप ये कह लीजिए कि कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो चैप्टर 53 है और जो हमारा चैप्टर 54 है, उसको हम एक ही लेक्चर में क्या करेंगे, एक ही चैप्टर के अंदर मर्ज करके डिस्कस कर लेंगे। आज हमारा लेक्चर 4 रहने वाला है। ऑलरेडी हमने इसके 3 लेक्चर डिस्कस कर लिए हैं। 3 लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया था? सबसे पहले हमने डिस्कस किया था नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या है। देखिए, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक इंडिपेंडेंट स्टैच्यूटरी बॉडी है, यानी कि बाकायदा से कानून बना करके पास किया गया था, जो कि मेन जो इस्टेब्लिश करने का काम था। इसका मेन मोटिव क्या है कि जो ह्यूमन राइट है हमारी कंट्री के अंदर, उसको प्रोटेक्ट करना और उसको प्रमोट करना। फिर एड्रेस ये रिव्यू करना कि ह्यूमन राइट का एवोल्यूशन हो रहा है या नहीं। ह्यूमन राइट के प्रोटेक्शंस और प्रमोशंस के लिए रिकमेंडेड करने का भी काम एनएचआरसी का आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की जो स्टैब्लिश की गई थी, स्थापना की गई थी, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के अंडर में किया गया था। मेन मोटिव यही था कि प्रमोशन किया जा सके और प्रोटेक्शन किया जा सके ह्यूमन राइट का। और इसमें क्या है, जो पेरिस प्रिंसिपल है, इसको भी क्या किया, इसमें फॉलो किया गया था, स्टैब्लिश के तहत आपको देखने को मिलेगा, जो कि 1991 में था। ये सब चीजें हमने फर्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस किया था। फिर कंपोजिशन के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने चेयरपर्सन के बारे में डिस्कस किया था, 5 मेंबर्स के बारे में डिस्कस किया था, और जो अदर 7 चेयरपर्सन है, ये जो चीफ कमिश्नर है, अलग डीम्ड मेंबर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर पर्सन विद यानी कि डिसेबिलिटीज। ये सारी चीजें हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। सेकंड लेक्चर में हमने इनके अपॉइंटमेंट के बारे में, फर्स्ट लेक्चर में हमने अपॉइंटमेंट और उनकी जो टर्म है ये भी कंप्लीट कर लिया था। सेकंड लेक्चर में हमने इनके फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था। फंक्शन में क्या क्या डिस्कस किया था कि इनकी जो इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट होती है, स्टेप इनटू जो लीगल केसेस के देखने, इनके द्वारा जो स्टेप उठाए जाते हैं, विजिट पेरिशन एंड इंस्टीट्यूशंस, टेक सेफ गार्ड, एड्रेस इशू लाइक जैसे टेररिज्म की बात करते हैं, लर्न फ्रॉम इंटरनेशनल जो भी एग्रीमेंट है, सपोर्ट रिसर्च करना, एजुकेट करना लोगों को, ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया था। फिर हमने पावर के बारे में डिस्कस किया था, क्या क्या पावर देखने को मिलता है। फिर हमने इसके वेरियस इंटेंटिव्स के बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने इसके चैलेंजेस आज के टाइम पे क्या क्या फेस कर रहा है उसको डिस्कस किया था। आज हम इसके टूवर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि किस तरीके से और भी इफेक्टिव तरीके से हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का काम कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, ट्रेनिंग एंड लर्निंग। अगर हम रेगुलर ट्रेनिंग की बात करते हैं, रेगुलर ट्रेनिंग सेशंस के द्वारा क्या है, हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो मेंबर्स हैं और जो स्टाफ है उनमें मेक श्योर कर सकते हैं कि वो अपना काम इजीली और सही तरीके से, या जो ह्यूमन राइट है हर एक केस में क्या है, प्रॉपर वे में किस तरीके से हैंडल कर सके। तो किसकी जरूरत पड़ेगी, अगर हम सही तरीके से जो एनएचआरसी के जो मेंबर, अगर हम उनको ट्रेनिंग दे या सही तरीके से अगर उनको सीख दी जाए, सिखाया जाए कि वो किस तरीके से हैंडल कर सके ह्यूमन राइट के केस को अच्छी तरीके से, तो हो सकता है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो काम है, फंक्शन है, वो और भी इफेक्टिवली तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट निकल के आता है, मेक थिंग्स सिंपलर। मतलब
देखिए मेक इट easier फॉर द पीपल टू कंप्लेन अबाउट द ह्यूमन राइट इशू एंड हैंडल केस मोर इफेक्टिवली। मतलब क्या है कि लोगों के लिए जो ह्यूमन राइट के मुद्दे के बारे में जो भी शिकायत है या जो मामले हैं उसको अधिक कुशलता से संभव बनाना क्या है मतलब कुशलता से संभालना आसान बना सकता है, यदि कि अगर हम उसमें क्या करते हैं उसको थिंकिंग या जो और भी ज्यादा क्या है जो चीजें हैं उसको और भी ज्यादा क्या कर दे, इजी कर दे, सरल कर दे। फिर देखिए गिव मोर पावर, यानी कि देखिए जब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था तो एनएचआरसी जो आज के टाइम पे जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो प्रॉब्लम क्या फेस कर रहा है कि भाई उसके पास एक लिमिटेड एरिया है कि वो लिमिटेड ही एरिया में जाके क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है। तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा क्या देना, पावर देना, यानी कि ज्यादा से ज्यादा उन्हें शक्तियां देना। यदि एनएचआरसी ह्यूमन राइट कमीशन को ज्यादा से ज्यादा अथॉरिटी दी जाती है या सजेशंस की बात करते हैं इन्वेस्टिगेट ह्यूमन राइट एवोल्यूशंस में, जो कि नॉन गवर्नमेंट ग्रुप्स, यानी कि जब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस मतलब लास्ट लेक्चर में जब डिस्कस किया था उसमें क्या था कि जो एनजीओ जैसी जो ग्रुप्स हैं कुछ जहाँ पे ह्यूमन राइट कमीशन जाके इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता है, तो और भी ज्यादा पावर की वो जो नॉन गवर्नमेंट ग्रुप्स है वहां पे भी जा करके क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेट कर सके कहीं ह्यूमन राइट वॉयलेशंस तो नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं और भी ज्यादा इफेक्टिव फंक्शनिंग कर सकते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का, अगर हम उसका जो लिमिटेड एरिया है या उसकी जो पावर है, शक्ति है, उसको हम क्या कर दे, इंक्रीज कर दे। फिर आपको देखने को मिलेगा टॉक मोर। टॉक मोर का मतलब है अधिक बातें करना, यानी कि पीपल से अगर हम ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया के थ्रू, पब्लिक मीटिंग के थ्रू या हम काम के साथ साथ जो अदर ग्रुप्स होते हैं उसमें अगर हम ह्यूमन राइट के रिगार्डिंग में ज्यादा से ज्यादा जब लोगों से बात करते हैं तो इससे एक तरीके से क्या होता है, जो प्रॉब्लम फेस हो रही होती है, जो पब्लिक अपनी ह्यूमन राइट के वॉयलेशंस के रिगार्डिंग में जो प्रॉब्लम फेस करती है, तो इसके रिगार्डिंग में क्या है और भी ज्यादा जो एनएचआरसी है वो अपने काम को क्या कर सकती है, इफेक्टिवली कर सकती है। वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा अगर वो लोगों से कनेक्ट करती है, ह्यूमन राइट कमीशन ह्यूमन राइट के रिगार्डिंग में बात करती है, तो इससे क्या होगा, एनएचआरसी के ही फंक्शनिंग में काफी ज्यादा इफेक्टिव आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको देखने को मिलेगा और एक क्या पॉइंट हो सकता है, क्लियर रूल। क्लियर रूल का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी रूल्स बनाए जा रहे हैं वो काफी ज्यादा क्लियर और इजी होने चाहिए लोगों के लिए, ताकि वो क्या कर सके, कंप्लेन कर सके ह्यूमन राइट वॉयलेशंस के और श्योर कर सके कि जो इन्वेस्टिगेशन है और इन्वेस्टिगेशन जल्दी से जल्दी किया जा सके। तो इस तरीके से हम और भी ज्यादा क्या कर सकते हैं, फंक्शनिंग को इफेक्टिव कर सकते हैं एनएचआरसी का। फिर देखिए फेयर रिप्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशंस का मतलब आपको पता ही होगा, प्रतिनिधित्व करना, जो क्या करता है, रिप्रेजेंट करने का काम करता है। तो इसके लिए आप क्या करना होगा कि जो पीपल्स हैं फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटी ऑन एचआरसी, लाइक जैसे पीपल फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, तो इसमें क्या किया जा सके, लोगों को और भी ज्यादा क्या है सुनिश्चित किया जा सके किसके अंदर, एनएचआरसी के अंदर। तो इन पैटर्न की वजह से, इन तरीकों से और भी ज्यादा हम इफेक्टिव कर सकते हैं एनएचआरसी का। फिर देखिए चेक ऑन प्रोग्रेस। चेक ऑन प्रोग्रेस यानी कि प्रगति की जो भी उसमें प्रोग्रेस हो रही है, जो भी डेवलपमेंट हो रही है, उस पर क्या करना, टाइम टू टाइम चेक करते रहना। तो ये कीप एन आइज ऑन हाउ वेल द एनएचआरसी इज डूइंग इट्स जॉब टू मेक श्योर इट्स डूइंग थिंग्स राइट। मतलब ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह जो एनएचआरसी है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, वो सही ढंग से काम कर रही है या नहीं, वह अपना काम कितने इफेक्टिवली तरीके से करती है, कितने अच्छे तरीके से करती है, इस पे भी क्या होना चाहिए, नजर होना चाहिए। टाइम टू टाइम इस पे भी चेकिंग होती रहना, मतलब इस पे भी टाइम टू टाइम चेकिंग होता रहना चाहिए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इफेक्टिव कर सकते हैं और भी ज्यादा फंक्शनिंग प्रोग्रेस कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं इनके फंक्शनिंग में एनएचआरसी के। अब देखिए बात करते हैं हम यहाँ पे चैप्टर 54 जो कि हमारा स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। तो इसके आपको स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है, इस पे डिस्कस करते हैं। देखिए जिस तरीके से नेशनल लेवल पे ह्यूमन राइट कमीशन देखने को मिलेगा, ठीक उसी तरीके से स्टेट लेवल पे भी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन देखने को मिलेगा। ये इंश्योर करता है, एक तरीके से आप ये समझिए कि स्टेट के अंदर ये क्या करता है, वॉच डॉग का काम करता है, देखरेख का काम करता है कि स्टेट के अंदर जो ह्यूमन राइट है उसमें क्या कर सके, उनका प्रोटेक्शन कर सके, उसका प्रमोशन कर सके हर एक स्टेट में। इसकी जो स्थापना की गई थी एज पर द प्रोविंस ऑफ द प्रोटेक्शन ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के तहत ही किया गया था, जिसके तहत नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना की गई थी। अगर हम इसके कंपोजिशंस की बात करते हैं तो इसमें आपको कितने
4 मेंबर और एक चेयरपर्सन देखने को मिलेगा। चेयरपर्सन जो होना चाहिए वो चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस या चीफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट का आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम नेशनल लेवल पे बात करें, जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन था उसमें आपको हाई कोर्ट की जगह पे क्या देखने को मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट देखने को मिलेगा। तो चेयरपर्सन कहाँ से होना चाहिए, या तो वो चीफ जज होना चाहिए या हाई कोर्ट का क्या होना चाहिए, जज होना चाहिए। अगर हम 4 सदस्य की बात करते हैं तो देखिए एक मेंबर क्या होगा, जज होगा हाई कोर्ट का। दूसरा जो मेंबर होगा एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, स्टेट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट जज होगा। और जो 2 मेंबर होंगे वो अपॉइंट किए जाएंगे अमंग जो पर्सन्स होंगे नॉलेज जिसके पास ह्यूमन राइट कमीशन ह्यूमन राइट का जानकारी होगा। तो 2 मेंबर वहां से, तो टोटल आपको 4 मेंबर प्लस एक चेयरपर्सन यानी कि टोटल 5 सदस्य आपको देखने को मिल जाएगा। अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, देखिए चेयरपर्सन और जो अदर मेंबर्स होते हैं ये अपॉइंटमेंट किए जाते हैं गवर्नर पे जब रिकमेंडेशंस दिया जाता है किसके द्वारा, कमेटी के द्वारा, जिसमें आपका चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेगा, स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, इसमें हम स्टेट की बात कर रहे हैं ना कि सेंट्रल की। फिर आपको मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट एंड होम इन स्टेट की बात कर, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इन मेंबर के रिकमेंडेशंस के बेस पे क्या है, गवर्नर अपॉइंट करता है किसको, तो स्टेट के जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है उसके चेयरपर्सन को। अगर हम रिमूवल की बात करते हैं यानी कि उनको किस तरीके से हटाया जा सकता है, तो देखिए चेयरपर्सन को हटाने के लिए या किसी भी मेंबर्स को हटाने के लिए कमीशन को रिमूव करता है बाय द ऑफिस ऑफ ऑर्डर, जो कि ऑफ कहाँ से, प्रेसिडेंट के द्वारा हटाया जाता है। एक चीज याद रखिएगा, जिस तरीके से आपको NHRC का देखने को मिलेगा उसी तरीके से आपको किसका देखने को मिलेगा, स्टेट का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये किसके द्वारा ही हटाया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा ही हटाया जाता है। तो ये आपको निष्कर्षण देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने स्टेट का भी कंप्लीट कर दिया। देखिए मेनली आपको हर चीज आपको क्या सेम ही देखने को मिल जाएगा, जैसे कि क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है, हम उसके क्या वेरियस इंटेंटिव्स है। तो ज्यादातर सिमिलर होने की वजह से हमने इन दोनों चैप्टर को 53, 54 हमने एक में ही डिस्कस कर लिया। बाकी अगला जो चैप्टर होगा उसको हम आफ्टर MCQ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के बात करेंगे। देखिए MCQ क्वेश्चंस में हम ऑलरेडी क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो उसकी वीडियो जल्दी ही आपको प्लेलिस्ट में भी अपलोडेड देखने को मिल जाएगी, तो आप वो भी वीडियो एक्सेस करके देख सकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के रिगार्डिंग में कोई भी सजेशंस देना है, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।